नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। हमारे एकेडमिक चैनल एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें हमने देखा कि कैसे एक पॉइंट का विस्फोट हुआ, उससे हमें मैटर बने, उसमें टाइम बना, डिस्टेंस बना। उसी मैटर के बाद क्या बना? हाइड्रोजन बना। और उस हाइड्रोजन से क्या हुआ? बादलों का निर्माण हुआ। और उस बादलों के निर्माण से क्या बना? निहारिका बनी। और निहारिका के बाद क्या बनने वाले थे? स्टार्स। ठीक है। अच्छा, स्टार्स हमारी हेडिंग क्या है? गैलेक्सी तथा तारों की उत्पत्ति। ठीक है। तो तारों का निर्माण तो समझ में आता है, ठीक है, कि जो निहारिकाएं थी उससे क्या बना? तारे। फिर गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ? सवाल ये बनता है। ठीक है। तो इस क्लास में हम ये सब कुछ जानेंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ और गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हमने देखा था, देखो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि ये एक पॉइंट था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, जिसका ग्रेविटी अनंत थी, जिसकी डेंसिटी अनंत थी और जिसकी एनर्जी भी अनंत हुई। और उसके बाद क्या हुआ? इसका विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद क्या हुआ? ये जो इसका मैटर था, जो इसमें मैटर की उत्पत्ति हुई, वो क्या हुआ? फैला। उसी से क्या हुआ? टाइम और डिस्टेंस का की उत्पत्ति हुई। जब फैला तो दूर दूर तक क्या हुआ? यहां तक ये पूरा हाइड्रोजन के बादल बन गए। ठीक है। इन्हीं हाइड्रोजन के बादलों के बाद फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ये क्या है, एक राउंड उसमें घूमने लगा और ये एक गोले की जो है आकृति बना ली। इसे हम क्या बोले? इसे हम बोलते थे निहारिका। इसे क्या बोले? निहारिका। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, ये जो गोले बने, ये कहीं पूरे ब्रह्मांड में एक क्रम में आ गए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गोले हैं और ये किसी एक केंद्र को, मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है। ठीक है। ये हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी। हमारी गैलेक्सी क्या नाम है? मंदाकिनी। इसकी जो है जानकारी मैं दूंगा आपको डिटेल में, अभी बस आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का जो घूर्णन है वो कुछ ऐसे घूम रही है आपस अपनी जगह पे। ये गैलेक्सी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही। तो जो भी इसके संपर्क में तारे आए वो क्या हो गए? इसी के किसी कक्षा में फिट हो गए। ठीक है। इसी के किसी कक्षा में फिट हो गए और इन्हीं फिट होने के बाद अगर मान लीजिए ये एक गैलेक्सी का निर्माण हो गया, जो इस गैलेक्सी के घूर्णन के साथ वो सब घूमने लगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? एक गैलेक्सी का निर्माण हो गया। ठीक है। ऐसे देखें तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी बन चुकी है। ठीक है। देखिए, ये नंबर जो है, जो हमारे भूगोल शास्त्री है ना, ये नंबर उन्होंने दिया है। ये मेरा नंबर नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी होंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, कहीं 2-4 10 ज्यादा होंगी, कहीं 2-4 10 कम होंगी, कहीं 2-4 लाख ज्यादा होंगे, कहीं 2-4 लाख कम होंगे। नंबर इतना बड़ा है कि 2-4 लाख 2-4 करोड़ इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। तो माना यह जाता है कि हर गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग, मान लीजिए एक गैलेक्सी है तो यहां लगभग 100 अरब तारे हैं। क्या हैं? 100 अरब तारे हैं प्रत्येक गैलेक्सी में। देखिए, इससे पहले हम आपको आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे ही हम तारों की बात करेंगे, गैलेक्सी की बात करेंगे, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा। हमने देखा था इससे बादलों के साथ साथ एक डिस्टेंस का भी निर्माण हुआ था, तो हम डिस्टेंस भी तो नापेंगे। मान लीजिए केंद्र है, ये कोई एक तारा है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस कैसे नापेंगे? किलोमीटर में? बिल्कुल नहीं। किलोमीटर में आप नापने बैठ जाएंगे ना तो आप नापते रहेंगे। तो किस में नापेंगे? प्रकाश वर्ष में। किस में नापेंगे? प्रकाश वर्ष। तो एक बार देख लीजिए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी प्रकाश का एक साल में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, कोई सूरज होगा, कोई तारा होगा, क्योंकि तारों का ही अपना प्रकाश है। ठीक है। इसके बाद एक कोई ये प्लेनेट है, मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और ये बहुत डिस्टेंस है। यहां से प्रकाश निकला और चलते चलते मेरे पास तक आते आते इसको लग गया कितना? 1 वर्ष। सोचिए, प्रकाश यहां से निकला और यहां तक आते आते कितना लग गया? 1 वर्ष। तो इस चली हुई दूरी को हम क्या बोलते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। क्लियर है? क्या बोलते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। अच्छा, एक चीज और समझिए, हालांकि अभी आपको काम चल जाएगा प्रकाश वर्ष से, लेकिन आगे हम एक पढ़ने वाले हैं जो हमारा स्टार है सूरज, तो उससे पहले उसमें एक आएगा आपको AU, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? इसके बराबर क्या होता है? 8 प्रकाश 1 AU बराबर होता है 8 प्रकाश मिनट। ठीक है, 8 प्रकाश मिनट। अच्छा, ये क्या है?
भाई हमने समझ लिया कि प्रकाश वर्ष क्या है, अब प्रकाश मिनट क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक जो दूरी है, ठीक है, और इस दूरी को नापने में प्रकाश को कुछ समय लगता है। वो समय कितना लगता है? लगभग 8.16 मिनट, ठीक है। कितना लगता है? लगभग 8.16 मिनट। 16 क्या है? सेकंड है, ठीक है। तो सूरज के प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? 1 AU, 1 AU, यही बराबर 8 प्रकाश मिनट। क्या गर्मी भाई साहब, ठीक है, 1 प्रकाश मिनट। तो ये हमने जान लिया। अब हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं कि इन स्टार्स का निर्माण कैसे हुआ, वो चलिए आगे देखते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो छोड़ दें। जैसे हमने देखा कि स्टार से क्या बना? गैलेक्सी। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। एक गैलेक्सी हमारी भी है, ठीक है, जिसे हम आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी की हिंदी क्या होती है? आकाशगंगा। और हमारी गैलेक्सी क्या नाम है? मंदाकिनी। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? मंदाकिनी के बारे में, ठीक है। देखिए जितनी भी गैलेक्सी हैं सबका आकार अलग अलग होता है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है, तो हम क्या पढ़ते हैं? सर्पिलाकार, ठीक है। ये क्या है? हमारी गैलेक्सी का आकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है। और इसमें कितनी भुजाएं हैं? सवाल ये बनता है। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। देखिए एक ये हो गई आपकी, दूसरी ये हो गई, और तीसरी आपकी ये हो गई। इसी गैलेक्सी में हमारे सारे तारे फिट हैं। मान लीजिए कोई तारा यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, ऐसे ही लगभग इसमें जो है 100 अरब तारे हमारी गैलेक्सी में फिट हैं। यहीं पे कहीं सूरज होगा हमारा। अच्छा सूरज कहाँ पे है उसको देख लीजिए। ये घटना मैं आपको आगे बताऊंगा, डिटेल से भी सब समझ लीजिए कि हमारी गैलेक्सी कैसी है, उसमें हमारा सूरज कहाँ पे है। इसे देखिए, ये जो केंद्र है इसे बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ब्लैक होल। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बल्ज, ठीक है। और ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं। ब्लैक होल क्या होता है इसको हम जानेंगे डिटेल्स में आगे। तो चलिए इसी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं सेंटर पे, ताकि जो है इसको हम डिटेल से पढ़ सकें। मान लीजिए ये आपका राउंड हो गया, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई मंदाकिनी। अब इसमें देखिए इसमें तारों का निर्माण कैसे होता है, अब कैसे खत्म होता है। एक बात आपको जानना चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड के बाहर शून्य में मैं बात कर रहा हूं कि देखिए इस दुनिया में से कुछ भी नहीं है। ना कोई जीव है, ना कोई तारा है, ना कोई प्लेनेट है जो जिसकी उत्पत्ति हो चुकी है और उसका कहीं मरण ना हो। ऐसे ही तारे भी हैं, तारों का जन्म भी होगा और मरण भी होगा। जैसे हमारा सूरज है, इसका जन्म हो चुका है। कब हुआ? 5 अरब वर्ष जो है, अभी इसकी एज आगे भी है, ठीक है। और इसकी अभी तक कितना समय हो चुका है? इतना ही समय इसको हो चुका, लगभग ये अपनी आधी उम्र में जो है पार कर चुका है, आधी उम्र अभी और चलने वाला है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है किसी भी तारे का निर्माण कैसे होता है। देखिए अगर हम कहें गैलेक्सी, ये हमारी क्या है? मंदाकिनी है। इस दुनिया में जो भी प्लेनेट हैं, चाहे स्टार्स हैं, चाहे इवन गैलेक्सी, वो भी अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है, माने कि ये अपनी जगह पे घूम रही होगी। कभी क्वेश्चन आया कि कैसे घूमती, तो ये कैसे घूमती? ये ऐसे घूमते, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर कहें कि मंदाकिनी का घूर्णन कैसा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए जब ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूरा इसके आसपास आज भी बादल हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, जो मैटर बना था वो आज भी है। तो क्या होगा? जैसे ये इधर देखिए पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो जो यहाँ का बादल है उसमें क्या पैदा होगा? विक्षोभ पैदा होगा। जैसे विक्षोभ पैदा होगा वो भी अपनी जगह पे क्या होगा? घूमने लगेगा ऐसे, और एक गोली आकृति बन जाएगा, ठीक है। क्या समझे आप? हाइड्रोजन था, चूंकि ये घूम रही है, इससे क्या हुआ? इस हाइड्रोजन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वो अपनी जगह पे राउंड घूमने लगा, और घूमते घूमते क्या बन गया? एक तारा बन गया। और इसी तारे को क्या बोलते हैं? भ्रूण तारा। नाम सुना होगा आपने, भ्रूण तारा। यानी कि एक ऐसा तारा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण तारा। इसके बाद देखिए
समय गुजरेगा कुछ लाख वर्ष, कुछ करोड़ वर्ष, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट होगा इसके भुजा के अंदर। जब अंदर शिफ्ट होगा, ये अपनी प्रक्रिया में फिर से बिजी हो जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी, जैसे ही किसी भी गैलेक्सी के पॉइंट पे कोई तारा घूमने लगता है तो क्या करता है, इसका जो केंद्र है यानी कि जो ब्लैक होल है, इसका ही चक्कर लगाने लग जाएगा, ठीक है। ये इसी प्रक्रिया में बिजी हो जाएगा। करते करते क्या होगा, ये भुजा थी ना, इसके अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक तारा है, ये अपनी प्रक्रिया में लग चुका है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, और ये भी कैसे घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, समय और पार होगा। इसके बाद देखिए जो ये तारा बना था ना, ये तारा कुछ समय के बाद क्या होगा, इस पे जो क्रोड है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज की जो एक एज होती है, एक भ्रूण तारा बना, उस पे क्या हुआ, हाइड्रोजन चारों तरफ से केंद्रित होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, गोला बन गया। गोला बनने के बाद क्या हुआ, इसमें संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या हुआ, संलयन, ठीक है। ऐसे मान लीजिए या ऐसे जो भी है, ठीक है। इसमें क्या शुरू होगा, संलयन। अच्छा देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार दो पॉइंट और आपको देख लीजिए। संलयन देख लीजिए और विखंडन देख लीजिए। दो प्रक्रियाएं होती हैं अनंत एनर्जी के लिए। पहला क्या है, संलयन। इसमें क्या होता है, दो चीजें अलग आपस में मिलती हैं और ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन मिले, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, और ये क्या करेंगे, ऊर्जा जो है डिस्चार्ज करेंगे। ये क्या करेंगे, एनर्जी जो है डिस्चार्ज करेंगे। इसे बोलते हैं संलयन। एक होता है विखंडन। अच्छा, विखंडन किसमें होता है, आप नाम सुनोगा एटम बम, परमाणु बम। इसमें क्या होता है, इसमें कोई परमाणु टूटता है 2 या 3 भागों में। जब टूटता है तो इसमें क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है, संलयन होता है। तो जैसे इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपस में संलयन होगा तो क्या बनेगा, हीलियम बनेगा, और हीलियम के बाद क्या होगा, इसमें एनर्जी जनरेट होगी। और देखिए एक बात और समझिए, आपको कहेंगे कि हीलियम अच्छा सेंटर पे क्यों जाता है, एनर्जी सेंटर पे क्यों जनरेट होती है, उसका भी एक कारण है। देखिए जब भी कोई चीज अपनी जगह पे घूमती है ना, तो जो भारी चीज होती है वो किधर जाती है, वो जाती है सेंटर की तरफ, और हीलियम हाइड्रोजन से भारी होती है। इसीलिए जब केंद्र की तरफ क्या जाएगी, हीलियम जाएगी, और इसी से क्या होगा, संलयन होगा, और एक क्रोड का निर्माण होगा, और यहाँ पे एनर्जी की उत्पत्ति होगी। जब यहाँ पे एनर्जी की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, एक समय के बाद देखिए इसको ये देगा एनर्जी, ये तारा बन के चमकेगा। लेकिन क्या हमेशा के लिए चमकेगा, तो बिल्कुल नहीं। एक समय के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक समय के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब ये चीजें खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये लाल पड़ जाएगा। जैसे क्रोड है, ये क्या होगा, लाल पड़ जाएगा, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि ये इसको संभाल के रखे। तो क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, जैसे ही लाल पड़ जाएगा इसे बोलते हैं रेड जायंट। क्या बोलते हैं, रेड जायंट, ठीक है, रेड जायंट, लाल दानव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लाल दानव, ठीक है। समझ गए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेड जायंट किसे कहते हैं, तो एक ऐसा तारा जिसका निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी एनर्जी एक समय उसके क्रोड की खत्म हो गई और वो लाल पड़ गया, उसे क्या बोलते हैं, रेड जायंट। अच्छा, दानव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे लाल पड़ा हमें पता चल गया कि ये जो है आज नहीं कल फटने वाला है, और कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें एक विस्फोट होगा जिसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या हुआ, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। किसमें हुआ, रेड जायंट में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ठीक है। पढ़ लिया करो, देखो कितनी गर्मी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो ध्यान रखा करो। जैसे ही इस पे विस्फोट होगा तो यह क्या होगा, जो इसका आउटर है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन ही है भाई साहब। ये क्या है, ये आपकी हाइड्रोजन है। ये क्रोड फटेगा और बाहर निकल आएगा, हाइड्रोजन कहीं बाहर चली जाएगी। तो जो ये निकलेगा ये क्रोड, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। कई बार पूछता है न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, ये क्या है, यही जो क्रोड है यही बना न्यूट्रॉन। अच्छा, ये तो एनर्जी इसकी खत्म है, तो तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब निकलता है तो इसको न्यूट्रॉन तारा ही बोलते हैं। और साथ साथ इसका भविष्य क्या होगा वो अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि इसका भविष्य क्या हुआ।
जैसे ये हाइड्रोजन बाहर निकली, ठीक है, इसके बाद चूंकि ये इसी के संपर्क पे है तो हाइड्रोजन एक बार फिर से राउंड करेगी, ठीक है, और फिर एक गोला बनेगा और यही गोला फिर एक नए तारे का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक नए तारे का निर्माण करेगा। उस पर फिर वही प्रक्रिया होगी, इसमें फिर संलयन होगा, इसका फिर क्रोड बनेगा, इसमें से फिर से एनर्जी निकलेगी और इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का तारा। सेकेंड जनरेशन का तारा। अच्छा, सवाल बनता है कि सूरज कैसा होगा भाई? फिर सूरज जो है फर्स्ट जनरेशन का सूरज हमारा कहाँ है? हमने बताया ना कि सेकेंड जो ये लाइन है ना भुजा, इस पे तो सूरज हमारा किस जनरेशन का तारा है? तो भाई साहब इसका आंसर ये है कि सूरज हमारा सेकंड जनरेशन का तारा। उसका यानी कि जो उसका निर्माण ऐसे हुआ होगा, उसके बाद रेड बना होगा, उसके बाद उसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद एक फिर से तारा का जन्म हुआ होगा और उसे बोलते हैं सेकंड जनरेशन का तारा। तो सूरज का जन्म हमारा ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए कि सूरज का निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें कुछ पॉइंट और आते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये सेकंड जनरेशन का तारा बना, क्या ये चलेगा हमेशा? नहीं चलेगा। जैसे इसकी एनर्जी कभी खत्म हुई है, इसकी एनर्जी भी एक समय के बाद खत्म होगी, ठीक है। और जब ये एनर्जी इसकी खत्म होगी तब ये क्या बनेगा? ये बढ़ेगा बामन, सफेद बामन। क्या बनेगा? ये सफेद बामन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ, ठीक है, व्हाइट डॉर्फ, ठीक है। या आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, कभी पूछ ले तो। मान लीजिए अगर उस पेपर में सफेद बामन लिख के नहीं आए तो, या श्वेत बामन लिख के नहीं आए तो क्या करेंगे आप? उसमें लिख सकता हूँ व्हाइट बामन इन देवनागरी पे, ठीक है। इसके बाद इसी से क्या बनता है? जब ये देखिए ये इसका जो क्रोड जो लाल होगा ना, तो उसे क्या बोलते हैं? सफेद बामन। जैसे ये काला हो जाएगा तो इसके बाद इसे बोलते हैं काला बामन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? काला बामन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ। अच्छा, इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य कुछ भी नहीं। अब मैंने आपसे एक वादा किया था कि बीच में ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए एक बार, क्योंकि अब इसका रोल शुरू होने वाला है। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो एक पॉइंट था जिसकी डेंसिटी अनंत थी, ठीक है, जिसकी ग्रेविटी अनंत थी। वैसे ही आपका, लेकिन देखिए अभी फर्क ये है कि उस पॉइंट पे क्या एनर्जी भी अनंत हो चुकी थी, लेकिन इस पे अभी नहीं है। जिस दिन इस पे होगा उस दिन ये फटेगा। इसके क्या है? इसकी ग्रेविटी अनंत है, इसकी डेंसिटी अनंत है। तो क्या करता है? जितने भी तारे हैं, मान लीजिए देखिए सूरज अभी है, सूरज अभी अपना एक उसमें चक्कर लगा रहा है, इसकी एक कक्षा है, ठीक है। इस ब्लैक होल के चारों तरफ इसकी एक कक्षा है, उसमें चक्कर लगा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे करके कहाँ ये जो तारे यहाँ पे वो ऐसे चक्कर लगा रहे होंगे इस अपने उसमें, फिर ये धीरे धीरे करके अपना ये इसके ब्लैक होल के पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनकी एनर्जी खत्म होगी क्या होगा? ये अपने पास होते रहेंगे। ऐसे जब ये जो हमारा सूरज है, मान लीजिए ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक डॉर्फ में। उस समय इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। ये क्या होगा? इसके सबसे नियरेस्ट होगा। और देखिए एक समय बाद ये जो भुजा है ना, ये कहाँ जाती है? ब्लैक होल पे। यानी कि हमारा पूरा सूरज एक दिन मरेगा और मरने के बाद कहां समा जाएगा? ब्लैक होल में। हमने बताया अच्छी इसमें क्यों समा जाएगा? क्योंकि हमने बताया कि इसकी जो वो डेंसिटी वो सबसे हाई है, यानी कि अनंत है, और इसकी जो ग्रेविटी वो सबसे अनंत है। और अनंत होने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है, तो सब कुछ जाके अंत में इसी में समा जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि हमारे जो तारे हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, भ्रूण तारा कैसे बना, उसके बाद रेड जॉइंट क्या होता है, उसके बाद जो है सेकेंड जनरेशन का तारा कैसे बनता है, फिर वो कैसे मरता है, मरने के बाद क्या क्या बनता है, ये हमने चीजें देख ली हैं। इसमें एक सवाल और आता है, कई बार पूछता है कि जो तारे हैं वो कई रंग के होते हैं, ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए तारे अगर कहें जैसे भ्रूण तारा होता है, ये जब इसका पैदा होता है तो इसकी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, इसे बोलते हैं ब्लू स्टार, ब्लू स्टार, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? ब्लू में। ब्लू के बाद क्या मिलेगा आपको? व्हाइट स्टार। व्हाइट स्टार में जो एनर्जी होगी वो ब्लू से कम होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको मिलेगा येलो स्टार, ठीक है। और येलो स्टार के बाद आपको मिलेगा रेड स्टार। क्या होगा? रेड स्टार। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? ब्लू में, उसके बाद व्हाइट में, उसके बाद येलो में, उसके बाद रेड में। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारा सूरज कैसा है भाई?
तो आपको याद रखना है सूरज हमारा क्या है, येलो स्टार, ठीक है। सूरज कहाँ पे है, येलो। इसके बाद क्या बनेगा, ये रेड, फिर क्या करेगा, जाके यहीं समा जाएगा, दुनिया खत्म। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में कुछ भी ना अमर नहीं है, सब कुछ, सबको एक दिन पैदा होना, एक दिन मरना है, वो अपना तारा ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ खास पॉइंट। एक वर्ड होता है इसमें, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर, हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाता मैं, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। इससे कई बार सवाल बनता है, इसको एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। देखिए, एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने इस का प्रतिपादन किया था। अच्छा, ये क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर, इन तीन वैज्ञानिकों ने 1930 में, इन तीन वैज्ञानिकों ने 1930 में एक शोध पत्र का प्रकाशन किया था, शोध पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। उस पे इन्होंने पहली बार जो है चंद्रशेखर सीमा के जो अवधारणा है उसको बताया था, ठीक है। लेकिन वो कंफर्म नहीं थी, वो बहुत प्रूफ नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, इसी जो है अवधारणा को हमारे एक वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, इन्होंने 19 वर्ष की आयु में, सिर्फ क्या है, सिर्फ 19 वर्ष की आयु में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अच्छा, सवाल ये बनता है कि ये चंद्रशेखर सीमा है क्या। देखिए, ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल एक थ्योरी ये है कि देखिए, रेड जायंट कब बनेगा, ठीक है, या वो सफेद वामन कब बनेगा, या वो आपका ब्लैक वामन कब बनेगा। इसी को देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक जब तारा होता है, पैदा होने के बाद वो मरता है, ठीक है। तो कब वो, देखिए कब वो क्या बनेगा, वो रेड जायंट बनेगा, यानी कि वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। कब वो जो है सफेद वामन बनेगा, कब वो ब्लैक वामन बनेगा। इसी की ये पूरी थ्योरी है, उसको एक बार आप समझ लीजिए, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, चंद्रशेखर सीमा। एक बात समझिए, इसमें ये सीमा क्या है। मान लीजिए ये हमारा सूरज है, ये क्या है, ये सूरज है, इसका एक वॉल्यूम है। अगर इस सूरज से 1.44 गुना बड़ा कोई तारा होगा, सूरज की अपना एक वॉल्यूम है, अपना एक साइज है। अगर हमारे सूरज से कोई तारा 1.44 गुना बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा और उससे क्या बनने वाला है, न्यूट्रॉन तारा। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। यही है चंद्रशेखर सीमा। अगर कोई तारा जो हमारे सूरज से 1.44 गुना बड़ा होगा, उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा और उससे क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। यह है हमारी चंद्रशेखर सीमा। अब अगर कोई तारा जो सूरज के बराबर हो, जो सूरज से 1.44 गुना के बराबर हो या इससे छोटा हो, अगर उसमें विस्फोट होगा तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि सफेद वामन, ठीक है। सिंपल है, आप समझ गए चंद्रशेखर सीमा क्या है। चंद्रशेखर सीमा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऐसी सीमा है अगर कोई तारा चंद्रशेखर सीमा यानी कि सूरज से 1.44 गुना बड़ा है तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, उससे क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। और अगर कोई तारा सूरज से 1.44 गुना है या इससे छोटा तो उसमें जो विस्फोट होगा उसके बाद क्या बनेगा, सफेद वामन। क्लियर है यहां तक। और सफेद वामन के बाद ये बनता है ब्लैक वामन, तो आपको ये कंफर्म हो चुका है। एक सवाल और आता है कि फ्रोजन स्टार किसे कहते हैं, फ्रोजन स्टार किसे कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूछता है न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, या सफेद वामन यानी व्हाइट डॉर्फ किसे कहते हैं। ऐसे पूछेगा आपसे कि फ्रोजन स्टार किसे कहते हैं, उसका भी आंसर यहीं पे है। अगर ध्यान सुनना, गौर सुनना, अगर कोई तारा, ठीक है, सूरज से 3 गुना बड़ा है, कितना है, सूरज से 3 गुना बड़ा है और उसमें विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद उसका क्रोड अलग होता है, तो वो क्रोड जो बनाएगा वो बनाएगा फ्रोजन स्टार। समझ में आया, रिपीट करो, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
कोई तारा जो सूरज से 3 गुना बड़ा हो, कितना? 3 गुना। कोई तारा जो सूरज से 3 गुना बड़ा हो और उसमें जब उसमें विस्फोट होगा और उसका क्रोड अलग होगा, उस क्रोड से जो तारा बनेगा उसे क्या बोलेंगे? फ्रोजन स्टार। क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो को ना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? फ्रोजन स्टार। इस पे एक पॉइंट और समझ लीजिए। वो पॉइंट क्या है? कई बार कुछ नहीं जाता कि हमारे सूरज से सबसे नियरेस्ट, देखिए सूरज के साथ साथ कितने तारे हैं इस पूरे गैलेक्सी में जो है, लगभग 100 अरब तारे हैं। इसमें एक तारा ऐसा होगा जो सूरज के सबसे नज़दीक होगा और सवाल पूछने वाला वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या पूछता है कि सूरज से सबसे जो नज़दीकी तारा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको आप याद रखना, ये पॉइंट को। सूरज से सबसे नियरेस्ट तारा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला सवाल बनता है, कौन सा तारा जो सूरज से सबसे नजदीक है या सबसे चमकीला है? ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा हमारे पास से? उसे बोलते हैं साइरस। क्या बोलते हैं? साइरस। याद रखें, इसी को बोलते हैं डॉग स्टार। इंग्लिश पूछ ले कि डॉग स्टार किसे कहते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना, साइरस को ही बोलते हैं डॉग स्टार। एक सवाल आप बरो बनते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे सबसे नियरेस्ट तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब हम कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं मंदाकिनी पे। अगला सवाल ये भी तो बन सकता है ना कि हमारे सबसे पास में कौन सी कौन सी गैलेक्सी है, कौन सा आकाशगंगा है? ठीक है, तो भी आप लिख लीजिए कहीं पे, यहीं पे। हमारे जो नियरेस्ट है जो है निकटतम गैलेक्सी, और इसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरह से हमने क्या देखा कि तारों का निर्माण कैसे होता है, गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, कैसे गैलेक्सी, कितनी गैलेक्सियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने सब कुछ देख लिया। तो ये क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।